स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप बीए में हैं तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड 1400 वीडियोस अपलोडेड हैं बीए से रिलेटेड, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग ईयर्स को कवर किया गया है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज एक बार जाकर के चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे, हर ईयर के हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट देखोगे और उसमें आप पूरा सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा एक लाइन से मिल जाएंगी चीजें। ओके, तो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन पर। बीए सेकंड ईयर के एजुकेशन को हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी हो चुका है। हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा समझा था। इस चैप्टर में हम मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। आज हम मनोविज्ञान के बारे में इसमें सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो आओ आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो इसमें देखो, पाठ का नाम है आपके मनोविज्ञान, स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य। यह आपका सेकंड चैप्टर है। तो मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले हमें समझना है मनोविज्ञान क्या है, इसका स्वरूप, इसका विस्तार कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो जब मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, आपको पता है, मनुष्य ने शुरुआत में अलग अलग चीजों के, अपने आसपास की चीजों के बारे में, अपने जितनी भी चीजें देख सकता है, आसमान में उसने चीजें देखा, जमीन पर उसने चीजें देखा, तो सभी जब भौतिक चीजों को उसने जान लिया तो उसके अंदर एक इच्छा उठी, यार मेरे अंदर भी तो कुछ है, कुछ चीजें हैं जो मुझे जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो चीज मुझे इफेक्ट कर रही है। कोई सिचुएशन आता है, कोई भी चीज आती है और मैं अंदर से दुखी हो जाता हूँ या मैं अंदर से खुश हो जाता हूँ, यानी कि अंदर भी कुछ चीजें हैं जो कभी ना कभी मुझे इफेक्ट करती है। तो एक जानने की इच्छा शुरू हुई और अपने अंदर जब चीजों को जानना स्टार्ट हुआ तो मन के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो मन के बारे में जानने की इच्छा हुई और यहीं से शुरुआत होती है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की शुरुआत में क्या होता है कि मन के बारे में जानने के बारे में, यानी कि अपनी आंतरिक चीजों के बारे में जानना स्टार्ट हो गया। तो इसकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से। इसकी शुरुआत होती है जब हम इसको जानना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले दर्शन के अंतर्गत इसको रखा जाता है कि ये दर्शन शास्त्र का एक अंग है। क्यों? क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी अध्यात्म के बारे में, आंतरिक चीजों के बारे में जानने की उसमें भी इच्छा है और उसमें भी कोशिश किया जा रहा है। तो आंतरिक चीजों के बारे में ये जानकारी थी, तो इस वजह से इसको मनोविज्ञान के अंतर्गत एक अलग सब्जेक्ट नहीं मिला, बल्कि इसको दर्शन शास्त्र का एक अंग बना दिया गया। फिर आगे क्या होता है, धीरे धीरे चलते हुए दर्शन शास्त्र में अलग अलग विद्वानों ने इसमें अपनी राय रखी, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, देखाते हो गए। उन्होंने 16वीं शताब्दी में इन चीज पर अपना परिभाषा दिया कि क्या है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। एंड आगे चल करके 17वीं और 18वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक, बर्कले, वोल्क और कांट, इन सभी ने मनोविज्ञान को अपने अकॉर्डिंग परिभाषित किया कि हाँ, ये मनोविज्ञान है। ये जो आत्मा का विज्ञान कहते हैं वो नहीं हो सकता है मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा को अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सकता ना कि ये आत्मा है या ये चीज है। तो आत्मा से हटा करके इसको मन का विज्ञान बना दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मन से हट करके ये आपकी क्रियाओं का विज्ञान हो गया और व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो इसी तरह से आगे चल करके बोल्ट और इन सभी ने परिभाषित किया, जिस वजह से 19वीं शताब्दी में जाकर के इसको एक नया सब्जेक्ट का रूप दिया गया। क्योंकि इसमें एक मनुष्य के व्यवहारों का विश्लेषण अच्छे तरीके से किया जाता है, क्रियाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो इसको एक विज्ञान का रूप दिया गया। तो इसको नाम दिया गया एक नए सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान, यानी कि जहां हम मन के बारे में जानते हैं, अपनी आंतरिक चीजों के बारे में जानते हैं, एक नए सब्जेक्ट के रूप में यह आया। और 1869 ईस्वी में 1879 ईस्वी में इसकी पहली प्रयोगशाला स्थापित किया गया, जहां पर प्रयोग किया जा सके, एग्जामिन किया जा सके। स्थापित किया गया जर्मनी में विल्हेम्सउंड के द्वारा, विल्हेम्सउंड के द्वारा इसको स्थापित किया गया, जिसमें मनुष्य के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के बारे में समझा जा सकता है। एक प्रयोगशाला बनाई गई। एंड 1904 में पावलोव महोदय ने प्रतिवर्ग का नियम भी लाया, जिससे मनुष्य के व्यवहार को समझा जा सके। और 1914 में वाटसन महोदय ने एक बुक लिखी, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार के बारे में जानना ही उन्होंने मनोविज्ञान से इसको लिंक किया। और वहां से एक स्टार्ट होता है एक जर्नी की मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में समझा जाने लगे, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। इस तरह से पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मनोविज्ञान को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद समझना है आपको सेकंड टॉपिक जो है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का विस्तार, या उसको क्षेत्र भी कह सकते हो आप, इसका विस्तार कहां तक है। जैसा कि हमने अभी तक समझ लिया कि मनोविज्ञान क्या है, एक मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान जब इसको समझा गया तो इसका जो क्षेत्र था वो अपने आप में बहुत ब्रॉड हो गया। क्योंकि मनुष्य का व्यवहार अगर आपको समझना है तो मनुष्य जब से गर्भ में जाता है
तब से लेकर के मनुष्य की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका पूरा एक व्यवहार होता है, हर एक टाइम पीरियड पर उसका अलग अलग व्यवहार होता है, तो पूरा कुछ समझना पड़ा। तो इस वजह से ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड क्षेत्र हो गया। मनुष्य के व्यवहार को समझना है तो मनुष्य के मन को समझना पड़ेगा, मनुष्य के मन को समझना है तो मनुष्य का मन मनुष्य की बॉडी में है, तो बॉडी को समझने के लिए उसकी तंत्रिकाओं का, उसकी ग्रंथियों का अध्ययन करना स्टार्ट करना पड़ा। तो इस तरह से अपने आप में इसका जो विषय क्षेत्र है बहुत ब्रॉड हो गया, जिसमें हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को समझना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज को समझना स्टार्ट कर दिया, हर एक सिचुएशन को समझना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति का साधारण से असाधारण की ओर, नियमित से अनियमित की ओर, हर एक चीज को समझना स्टार्ट करना पड़ा। तो इसका जो क्षेत्र था वो अपने आप में बहुत ब्रॉड क्षेत्र बनता चला गया। तो क्षेत्र के बारे में हमने समझ लिया। इस क्षेत्र को ब्रॉड होने में इसकी शाखाओं ने बहुत हेल्प किया है, इसकी शाखाएं भी अलग अलग तरीके से बन गई। जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो उसको एक साथ तो अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसको अलग अलग शाखाओं में रख करके, उसको अलग अलग ब्रांचेज में रख करके अध्ययन करना स्टार्ट किया है। तो इसी कुछ जो शाखाएं उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी शाखाओं में आती है शाखाएं असामान्य शाखाएं, यानी कि कुछ भी चीजों के बारे में ऐसे ही नॉर्मली समझ लिया है, सामान्य शाखाएं होगी, या प्रयोग करके इसको समझा जा सकता है। जो चीजें प्रयोग के माध्यम से जानी जा सकती है तो उसकी एक शाखा होगी प्रयोगात्मक। किशोरावस्था में क्या क्या व्यवहार किया करता है एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बालक क्या व्यवहार करता है, कैसा होता है, उसको समझाया गया। प्रौढ़ अवस्था में क्या चीजें होती हैं उसको समझना पड़ा, उसके लिए अलग एक सेक्टर, एक शाखा है। औद्योगिक चीजों में किस तरह से मनुष्य का माइंडसेट काम करता है, कैसा होना चाहिए, इसको समझने के लिए एक अलग क्षेत्र, समाज को समझने के लिए अलग क्षेत्र, वैज्ञानिकता को समझने के लिए एक अलग क्षेत्र। मतलब ये सब क्या है, ब्रांचेज है, शाखाएं। तुलनात्मक अध्ययन करने की एक अलग शाखा है, व्यक्तिगत अध्ययन करने की अलग शाखा है, विकासात्मक की शाखा है, दैहिक, शैक्षिक, सैन्य, गणितीय, वातावरण, राजनीति, हर एक को समझने का अपना एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो अब इतने सारे ब्रांचेज में अगर किसी चीज का अध्ययन किया जाएगा तो उसका विषय क्षेत्र अपने आप में बहुत ब्रॉड होता ही चला जाएगा। एंड इसके बाद भी आप देख सकते हो खेल है, उसमें खेल की क्या भावना होती है, किस तरह से होता है, क्या होना चाहिए, संज्ञात्मक हो गया, सुधारात्मक हो गया, आंतरिक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, अपने आप में एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। और इसकी शाखाएं धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। अब धीरे धीरे इसको और भी एक्सपैंड लेवल पर, एक अलग नेक्स्ट लेवल पर इस तरह चीजें हो रही है, और जो साइकोलॉजी है उसको बहुत ब्रॉड क्षेत्र में समझा जा रहा है। एंड अभी जो मनुष्य इस तरह उसका जीवन आप देखोगे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट है, तो अभी उसको बैक टू साइकोलॉजी जाना पड़ेगा। और साइकोलॉजी का आगे आने वाले टाइम पे बहुत डिमांड होने वाला है, क्योंकि मनुष्य का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो अब स्टेबल नहीं रह जाए, वो अब डगमगा सा गया है। अब उसको समझना समझाना ये एक बहुत बड़े लेवल की काम है। तो इस तरह से इसका जो क्षेत्र है ये अपने आप में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ब्रांचेज इसकी इस तरह से आप समझ सकते हो। मनोविज्ञान के अगर उद्देश्य के बारे में बात करें कि क्या उद्देश्य है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में क्यों रखा गया, इसको विज्ञान की शाखा क्यों दिया गया, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, इसका पीछे रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखो मनोविज्ञान के कुल मुख्यतः 4 उद्देश्य हैं जिसको पूरा करने के लिए मनोविज्ञान सब्जेक्ट बनाया गया है, इसको अलग क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है। उसका पहला उद्देश्य है व्यवहार का वर्णन करना। पहली चीज क्या है, व्यवहार का वर्णन करना, फिक्स एंड शॉर्ट, कि व्यवहार का वर्णन करना। कोई व्यक्ति है वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसका वर्णन कर दो कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये इस टाइम पीरियड पे ऐसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मतलब आपको जस्ट वर्णन कर देना है, आपको उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ना उसमें ऐड करना है, जैसा जो व्यक्ति कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्णन कर देना। ये पहला काम है मनोविज्ञान का। दूसरा काम है कि व्यवहार को समझा जाए। आपने वर्णन करके आप देखो कि मतलब ये व्यक्ति इस तरह से कर रहा है, मतलब इसका व्यवहार कैसा है, ये व्यक्ति इस तरह से कर रहा है, इसका व्यवहार कैसा है। मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि आपने एक व्यवहार को समझना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा टाइम पीरियड आता है तो ये व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन सा सिचुएशन आता है ये किस तरह से एक्ट करता है, कौन सी चीज होती है तो ये खुश हो जाता है, कौन सी चीज होती है तो ये दुखी हो जाता है, ये स्ट्रेस में चला जाता है, क्या है। अब आपको उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा, ये दूसरा काम है मनोविज्ञान का। एंड तीसरा काम है व्यवहार को नियंत्रित करना। व्यवहार को नियंत्रित करना, आपने समझ लिया कि हाँ ये व्यक्ति ये चीज होता है, ये मेन ये सेगमेंट आता है तो व्यक्ति के अंदर ये चीज ट्रिगर हो जाती है, व्यक्ति गुस्सा हो जाता है या व्यक्ति खुश हो जाता है, ये चीज करने पर खुश हो जाता है, ये चीज करने पर जो है दुखी हो जाता है। तो अब उसको नियंत्रण करना आसान हो गया ना कि ये चीज कर दोगे आप तो वो हैप्पी रहेगा, आप उससे कुछ भी करवा लोगे लेकिन अगर ये सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग है तो वो हैप्पी रहेगा और अच्छे से आपका काम कर देगा। या उसको अगर जैसे शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो क्या किस तरह से एक बच्चे को शिक्षा दिया जा सकता है, उसको किस तरह से उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उसको एजुकेशन दिया जा सकता है और उसको बोरिंग ना लगे, इस तरह से मतलब शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज किया जा रहा है। तो नियंत्रित करने के लिए अगर एक चीज को नियंत्रित करना है, एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना है, सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर आप नियंत्रित कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज है व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी करना। ये भी एक उसका उद्देश्य है कि आप व्यवहार के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस तरह से अगर है तो ये आगे जाकर के क्या होने वाला है, या एक
सेगमेंट चल रहा है या एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन कहां पहुंचने वाली है, उस सिचुएशन में कौन सी चीज अगर ट्रिगर कर देगी तो सिचुएशन कहां पहुंच जाएगी, उसके बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है कि मनुष्य अगर इस तरह के व्यवहार में रहता है तो मनुष्य का फ्यूचर क्या होने वाला है, मनुष्य अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इस तरह के सेगमेंट में मनुष्य किस तरह से जाता है, कहां पर जाता है, इस तरह की चीजों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है उसको स्टडी कि हाँ ये ऐसा है, उसका वर्णन कर दिया, उसको समझ लिया, तो हम समझ सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपने पूरी तरह से उसको रिसर्च किया हुआ, समझा हुआ है, तो आप मनुष्य अब आगे क्या करेगा एक सिचुएशन के बाद, एक पर्टिकुलर चीज के बाद, तो उसको बारे में आपको आप जानते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी कर सकते हो। तो इसी के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो है वो भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि अगर आपने ये चीज सुधार नहीं किया आपके अंदर, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी आने वाली लाइफ में होने वाली है। तो इस तरह से ये उद्देश्य है मनोविज्ञान के। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सेकंड चैप्टर कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान कैसे एक विज्ञान के रूप में सामने आया, मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड इसके बाद हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान लिंक करके किस तरह से उसको बच्चों के साथ इस तरह से डिस्कस किया जाए, शिक्षा में मनोविज्ञान का किस तरह से यूज किया जाए कि शिक्षा की जो इंपॉर्टेंस है या उसकी जो पोटेंशियल है उसको कई गुना बढ़ाया जा सके, या बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके, कैसे पढ़ाया जाए, टीचर के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम समझेंगे अगले चैप्टर में। आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके और वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो शेयर जरूर कर देना। आई होप वीडियो में पसंद आएगा। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।